प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को ये जानकारी हम दे दें और आपसे साझा भी कर लें कि आप सभी की कक्षाओं का टाइम टेबल विधिवत बना के डाल दिया गया है, जिसे हम समय सारणी के भी नाम से जानते हैं। और उसमें कितने समय, लगभग 8 बजे से आपका टाइम टेबल शुरू हो जाएगा और पहला विषय जो आपका होगा वो हिंदी का होगा और आपके कक्षा अध्यापक जो आपके क्लास टीचर हैं वो उसको पढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने एक तो देख लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। यदि फिर भी नहीं किया है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के देख लें और अपने यूट्यूब चैनल से भी जाकर जानकारी हासिल कर लें। अगर नहीं किया है तो उसको आप लोग तत्काल डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। यदि कोई विषय या समस्या या कठिनाई आती है तो उसे दोबारा देख लें। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको अलग से नोट कर लें और आगे उसका समाधान किया जाएगा। आपके समस्त विषयों की पढ़ाई विधिवत की जा रही है और आपकी पढ़ाई का हम मूल्यांकन भी करते रहेंगे। अपनी कॉपियों में नोट्स बनाएं। हम आपके माता पिता से फ़ोन से भी संपर्क करेंगे, जानकारी लेते रहेंगे कि छात्र छात्राएं घर में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और उसके पश्चात आपका टेस्ट भी की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए आप लापरवाही ना करें, अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया गया था पवन दूतिका, तो उसकी सूक्तियाँ, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, उन पर आज अपन लोग चर्चा करेंगे, जिससे ये पूरा अध्याय आपका पद्य का समेटा जा सके कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का। तो प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाद द्वारा जिसका आपने पवन दूतिका नाम से अभी आपने पढ़ा है, उदाहरण सहित उसको हम समझाएंगे और घर पर नोट तैयार करते आप जरूर रहें। लघुत्तरीय प्रश्न भी समझाएंगे और कभी कभी काव्य सौंदर्य के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी आपसे हम साझा करेंगे। तो इसके बाद कहना चाहिए, हरिओ जी की जो इसमें सूक्ति परक वाक्य हैं उसमें दिए गए हैं, उसको आप लोग एक बार ज़रा देख लें। आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिए ये दिया है, निम्नलिखित काव्य सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो इसमें का में दिया है, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। दूसरा है, होठों की और कमल मुख की बलानताएँ मिटाना। तीसरा है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तो आज अपन लोग इसी में चर्चा करेंगे, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। ऊपर वाले 2 पढ़ा चुके हो, उनको अपने स्तर से आप लोग लिख लोगे। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखोगे, तो इसके विषय में आपको बता रहे हैं। आपको 4 हेडिंगों को इस्तेमाल करना है सूक्तियों में। सबसे पहले आती है संकेत। तो संकेत में आप लिखोगे पूरी होवें डॉट 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 करके लगा के, ये सबसे अंतिम कहना चाहिए छंद का पैराग्राफ है। फिर दूसरा आएगा आपका संकेत के बाद संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, पाठ की जानकारी देना है और लेखक का नाम देना है। तो जैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पवन दूत का नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक श्री हरिओ जी हैं। पूरा नाम उनका लिखना चाहें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें प्रसंग भी आएगा। तो इसमें देना है, प्यारे कृष्ण को, कन्हैया को पैरों को स्पर्श करके राधा जी पवन दूतिका को पहुंचाती हैं। अर्थ इसका होगा, श्रीमती राधा जी पवन दूतिका को संदेश वाहिका, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, सूचना पहुंचाने वाला भी कहते हैं, को बना करके, अपना सहयोगी बना करके और बहुत ही प्यार से और विनम्रता पूर्वक समझा के राधा जी कृष्ण भगवान के पास भेजती हैं और उनको समझा कर के ये कहती हैं कि राधा, सारे प्रयास करने के बाद भी यदि कोई भी प्रयास जब तुम्हारा सफल ना हो पवन दूतिका, तो अंतिम प्रयास तुम क्या करोगी, इसको ध्यान से सुन लो। मेरी विनय
आपसे है। तो आखिरी इतनी सी विनती मेरी मान लो कि तू चली जा मेरे कृष्ण कान्हा के पास, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल के समान कोमल पैरों को, चरणों को स्पर्श करके आ जा, बस मैं उतने में ही जी जाऊंगी। ये भाव के साथ कैसे हृदय की गहराइयों में तुझी को लगा करके इसमें राधा जी की विरह की पराकाष्ठा दर्शाई गई है। और इसमें जो रस आया है वियोग श्रृंगार रस है, जिसको हम विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। श्रृंगार के वैसे दो खंड हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है जब नायक और नायिका साथ में होते हैं, उनके विषय में जो छंद की रचना की जाती है तो वो हमारा संयोग श्रृंगार होता है। और जब बिछुड़ जाते हैं, दोनों नायक और नायिका अलग हो जाते हैं, तो उसे विप्रलम्ब श्रृंगार के नाम से हम जानते हैं। वही इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भी दिखाई गई है। अब आगे इसमें और कृष्ण जी आते हैं, आपको और दिखा दें। लघुत्री प्रश्न है, तो इसमें पाठ के आधार पर कृष्ण के स्वरूप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हरिओं जी की रचनाओं का नामों का उल्लेख कीजिए। तो हरिओं जी की जो रचनाएं हैं, तो हरिओं जी की लगभग 51 रचनाएं हैं। इन्होंने 51 रचनाएं लिखी हैं और अपने अनेक विधाओं में इन्होंने कार्य किया है। कुछ खास विधाएं इसमें जो दी गई हैं वो आपको बता रहे हैं। महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं 2। अब ये समझ लो महाकाव्य और गद्य और खंड काव्य में क्या फ़र्क होता है। महाकाव्य जिसमें बहुत सारे चरित्रों का चित्रण, बहुत सारे चरित्रों को शुरू से लेके अंत तक दर्शाया जाता है और बहुत सारे चरित्रों को समेटा जाता है। जैसे रामायण है, तो रामायण में आपके दशरथ हैं, राम हैं, माता कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, कैकेयी हैं, ठीक है, जनक हैं और माता सुनैना है। कितने सारे पात्र हैं, रावण हैं, ठीक है, और न जाने बीच में कितने युद्ध होते हैं। रावण के वंशजों के पुत्र हैं, भाई हैं, सभी का चित्रण है। आपके मित्र में सुग्रीव का भी नाम आता है। इसी प्रकार महाभारत है, महाभारत में कर्ण का नाम आता है और बहुत सारे कहना चाहिए आपके तो कौरवों का, आपका पांडवों का, उसके साथ साथ भीष्म पितामह का, और आपके न जाने कितने पात्र उसमें जुड़े हैं जितने। तो ये सारे महाकाव्य हैं जिसमें बहुत सारे चरित्रों को एक साथ उभारा जाता है, वह महाकाव्य कहलाता है। और खंड काव्य जिसमें एक ही चरित्र का चित्रण किया जाता है, उसका शुरू से अंत तक उसी के विषय में बताया जाता है और जिसके केंद्रित होकर के कहानी पूरी घूमती रहती है, पूरा नाटक घूमता रहता है, पूरा खंड काव्य उसी को कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये इसमें खंड काव्य में इन्होंने लिखा, महाकाव्य लिखा है प्रिय प्रवास हरिओं जी ने, और दूसरा लिखा है वैदेही वनवास। तो वैदेही का जो वनवास हुआ है, वैदेही माने सीता माता का वनवास, उसके विषय में बहुत मार्मिक लिखा है आपने। और प्रिय प्रवास में लिखा है, ये प्रिय प्रवास के ही जो पवन दूत का है, आपका प्रिय प्रवास से ही लिया गया है। तो इसमें राधा जी का और कृष्ण जी के वियोग का वर्णन इसमें दर्शाया गया है और उसमें सीता जी का कहना चाहिए वैदेही वनवास। तो वैदेही को जो वनवास होता है उसमें भी कहना चाहिए बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें कि कहना चाहिए आपका वियोग श्रृंगार का बहुत ही पराकाष्ठा दिखाई गई और उसमें एक आदर्श भी स्थापित किए गए। भारतीय जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे मतलब जो ना महाकाव्य की रचना इन्होंने की है। अब इसके बाद मुक्ता काव्य की भी रचना आपने की है, जिसमें उसमें रस कलश आता है, चोखे चौपदे हैं, चुपते चौपदे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, बोलचाल तथा इसकी भूमिकाएं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, नाटक भी लिखे हैं, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, अनुवाद भी किए हैं। अब आपने अंग्रेजी में, बंगला में और फारसी में ये सफल अनुवादक भी रहे हैं। इनकी लेखनी अग्रणी रही है और बहुत ही प्रतिभा के लिए धनी रहे हैं। ये इनकी विशेषताएं रही हैं हरिओं जी की। और हरिओं जी की जो भाषा शैली है बहुत ही कहना चाहिए मार्मिक है। कोमल कांत पदावली मुक्त ब्रज भाषा इनकी मुख्य भाषा है, जो इन्होंने जिसमें रस कलश में इनकी भाषा का सही परिपाक देखने को मिलता है। इसके बाद संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जो प्रिय प्रवास में हमको जिनका महाकाव्य उसमें देखने को मिलती है। जो मुहावरेदार बोलचाल की खड़ी बोली चौखे चौपदे और चुपते चौपदे हैं उसमें देखने को मिलती है। इनकी शैली में चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैली है
जो कि आगे चल कर के छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इनका जो भी लिखा हुआ है वो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग बड़ी गंभीरता से इनके विषयों को समझेंगे और हृदयंगम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने नोट्स ज़रूर तैयार करते जाना, और इसमें आपसे प्रश्नोत्तरी भी पूछी जाएगी, उनको भी आप लोग तैयार करेंगे। बाद में विद्यालय खुलने के पश्चात आपका कोर्स पिछड़े ना, आपका लिखता रहे, उसको चेक भी किया जाएगा और आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, इसका भी ध्यान रखें। बीच बीच में आपके माता पिता से फ़ोन पर भी संपर्क किया जाएगा कि आपके बच्चे घर में पढ़ रहे हैं अथवा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा सारा शासन, प्रधानाचार्य जी, डीआर साहब और समस्त हमारे अधिकारीगण सब लोग लगे हैं कि बच्चों का किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और पढ़ाई चलती रहे। साथ साथ एक और भी आपसे बात कहनी है कि आप घर में रह कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने माता पिता को भी सुरक्षित रखें, कहीं बाहर आवागमन न करें जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, और हेल्दी भोजन लें जिससे शारीरिक क्षमताएं आपकी मजबूत बनी रहें, किसी प्रकार की कोई हारी बीमारी आप पर प्रभावी ना हो सके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है। धन्यवाद।